बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक़ादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। लाइक आपकी सारी जितनी भी परेशानियां, आई होप सो कि उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर जो है उन लोगों के लिए मसला होता है जो शादीशुदा होते हैं, कपल्स होते हैं और आफ्टर 2 to 3 मंथ्स ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं जब वो कंसीव नहीं कर पाते। तो बहुत सारी मिस भी हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हैं और एक्चुअल में साइंटिफिकली उनका कोई भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। आज प्रोग्राम में मैंने एक बहुत माहिर डॉक्टर को मदहू किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है गायनोकोलॉजी है एंड एक्सपर्ट इन IVF हैं। इसके साथ साथ जर्मनी में भी प्रैक्टिस करती रही हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हैं अभी, और इनकी और भी बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं लाइक जो IVF से रिलेटेड हैं, इनके डिप्लोमास हैं। इनसे आप पूछेंगे कि किस तरीके से जो है वो फिक्रमंद होना चाहिए। मतलब आफ्टर शादी बहुत जल्दी कपल्स जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। कौन सा ऐसा वक्त होता है जहां आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आज प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनफर्टिलिटी से हमें प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। और प्रोग्राम में जो मेरे साथ मौजूद हैं वो डॉक्टर अदीला ताहिर मौजूद हैं। शी इज़ FCPS डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये टॉपिक जो है बड़ा हमारा हॉट टॉपिक है और इसको मतलब बताने के लिए भी थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए और साथ साथ में इसकी मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन भी बड़ी ज़्यादा मार्केट में है। सबसे पहले तो आपसे डॉक्टर साहिबा मैं यही सवाल करूँगी कि फ़िक्रमंद कब होना चाहिए कपल्स को। लाइक अभी होता ही है कि 1 मंथ ही हुआ है शादी को और परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा देखें, जो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कपल का 2 इयर्स तक कंसेप्शन नहीं हो रहा तो देन शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर हर प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी इश्यूज। उससे पहले तक अगर आपकी रेगुलर लाइफ है, हर चीज सही जा रही है तो देयर इज नो नीड टू विजिट अ डॉक्टर। हाँ, लेकिन अगर इफ यू आर मोर देन, आपका जो कपल है ओवर एजेड है, दैट इज 35 ईयर्स एंड अबव, तो उस सूरत में आपने जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। फिर आपने 1 ईयर के अंदर पे ज़रूर फर्टिलिटी सेंटर को विजिट करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में एज ए IVF फिजिशियन काम करती हूँ और वो बिलावल चुरंगी के पीछे है। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली हर तरह उन पेशेंट्स को बेसिकली असिस्टेंस तो हर किसी को दे सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग भी समटाइम्स ये होता है कि अगर कपल्स चाहते हैं कि उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाए कि किस तरह चीज़ें होनी चाहिए और कब बच्चा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको वो तो आपको कभी भी असिस्टेंस है। लेकिन हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो अगर आपको 2 इयर्स के बाद मेडिकली आपको कंसल्ट करना चाहिए कि हस्बैंड या वाइफ किस में प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल मेल और फीमेल फैक्टर दोनों ऑलमोस्ट 50-50% होता है। ओके राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मतलब बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं वो जो शादी से पहले मतलब चाहते हैं कि अपना ट्रीटमेंट करवाना, ख़वातीन भी और मेल भी। मेल से तो रिलेटेड मैं आपसे सवालात नहीं करना चाह रही, बट फीमेल से रिलेटेड मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ख़वातीन को शादी होने वाली जब होती है उनकी, या शादी बहुत करीब होती है, तो कब जो है उनको और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, अगर आपकी जो है वो साइकिल्स रेगुलर हैं और आपकी लाइफ रेगुलर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर है और आपका वेट ऑप्टिमाइज्ड है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, बिकॉज ऑफ वैसे भी साउथ एशियन रेसेस में 60% जो है वो PCO का प्रेवलेंस है। अच्छा, तो PCOs है, तो ऐसे पेशेंट्स जो नॉन PCO हैं और जिनकी वैसे ही साइकिल्स में ओलिगोमेनोरिया है, ये साइकिल्स प्रॉपर नहीं है, उन लोगों को तो फिर थोड़ा जल्दी शायद मतलब अर्ली कंसल्ट करना चाहिए। और इफ योर BMI इज मोर देन 25। ओके। BMI आपका ऑप्टिमाइज, सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्टिलिटी के लिए होता है ना, वो ये होता है कि आपने अपना वजन बिल्कुल ठीक रखना है। अच्छा, वजन ठीक रखना। वजन का मतलब आप अगर नॉर्मली भी PCO के पेशेंट, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी PCO में हम देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉमन PCO है, तो इसलिए फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में अगर मैं टॉप
को कैटेगराइज करूं तो पीसीओ ही आता है। पीसीओ आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लॉकेज जो होती है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज होती है, या फिर ओवेरियन में कोई इशू है, जो भी मतलब आप लोग इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, तो उसमें कैसे डायग्नोज करेंगे कि एक ओवरी जो है वो फंक्शनल नहीं है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, जैसे हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो बिलावल चौरंगी के पीछे, उस वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ऑफर होते हैं। ओके, ठीक है, आपको पेशेंट को बुलाते हैं, पहले तो हम उनकी फॉलिकल ट्रैकिंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है, जो फर्स्ट टेस्ट हम करते हैं पेशेंट का, वो फॉलिकल ट्रैकिंग के फॉलिकल्स उसके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब फॉलिकल नहीं बन रहा, अब हमें पता चल गया कि भाई एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं और फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं। अब हम उसको वैल्यूएट करना शुरू करेंगे। तो हम डे 2 FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन यानी थायराइड की वजह से भी हो सकता है, ओवेरियन हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आपके ओवेरियन हार्मोन्स जल्दी फेल हो जाते हैं, तो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, ओवेरियन एजिंग हो जाती है। तो ऐसी जो खवातीन होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, उनकी साइकिल रेगुलर होती है? नहीं, साइकिल रेगुलर नहीं। अच्छा, साइकिल उसमें देखिए, सबसे पहले एक चीज होती है ना, आपकी बॉडी में सबसे पहला चेंज ये आता है कि आपकी साइकिल में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। या तो आपको साइकिल आता नहीं है, या स्कैंटी फ्लो हो जाता है, या आपको प्रोलॉन्ग एमेनोरियाज रहते हैं। वैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में तो यही होता है कि फिर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के अंदर ही हम फॉलिकल डे 2 फॉलिकल एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं कि बेसिकली ओवरी जो होता है ना, इट्स जस्ट लाइक अ बैंक। ओके, ठीक है, इट्स लाइक अ बैंक। या बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही आप अपनी माँ के पेट में होते हैं, अल्लाह ताला आपके अंदर बहुत सारे जो है वो एग्स और फॉलिकल्स रख देते हैं, और वही रिजर्व हम जब तक हैं तब तक अपनी रिप्रोडक्टिव एजेस में यूज करते रहते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपको मेनोपॉज आता है वो एट्रेटिक हो जाते हैं। ओके, राइट। तो वही तो हमें अब ये देखना होता है कि एंट्रल फॉलिकल काउंट इज बेसिकली कि बैंक में कितने रिजर्व्स हैं, और इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, AMH। वो भी हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के अंदर ऑफर कर रहे होते हैं। वो बेसिकली बहुत कम जगह पे होता है, और वो फर्टिलिटी सेंटर ज्यादा उसको ऑफर करते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में मतलब उनकी सेंसिटिविटी अच्छी है, अच्छी मशीन्स हैं, तो ये है कि मतलब वो एक इदारा जो है वो जाहिर सी बात है कि वो काम ही इसी चीज पे कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत जरा वो भी है, अपडेटेड भी है, और वो अपनी सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी हो उसको भी अपडेट और लाइक ऐसा रखते होंगे ताकि जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो फायदा पहुंचा सके। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा रिगार्डिंग पीरियड से हम बात कर रहे हैं कि जिनकी साइकिल का इशू होता है, एक तो साइकिल इरेगुलर होती है। अब यहाँ ये बात आती है कि बहुत सारी खवातीन को ड्यूरिंग पीरियड्स मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि उनको पेन का जो लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो ये क्या वजूहत है? ये नॉर्मल कंसिडर होगा या फिर? पेन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक प्राइमरी पेन होता है, प्राइमरी पीरियड पेन कहते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं हम, और एक हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो पेशेंट्स आती हैं हमारे पास, स्पेशली यंग गर्ल्स, कि इतना पीरियड पेन हो रहा है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, कॉलेज में सो रहा है, स्कूल में सो रहा है, फर्स्ट सेकंड डे, लेकिन थर्ड डे में दे आर बैक टू नॉर्मल। तो दिस इज अ नॉर्मल पेन, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने ये हाँ, ऑब्वियसली कोई भी पेन बर्दाश्त करना जो है वो मतलब उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन ट्रेडिशनल पेन किलर एनाल्जेसिक से वो ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर यही पेन आपको 2 दिन से ज्यादा रह रहा है और इसकी इंटेंसिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है एज योर पीरियड गोज, तो दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और दूसरा ये कि अगर वो पेन और ज्यादा 7 साइकिल पे या तो वो खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन वाला एलिमेंट है, और अगर वो पेन जब साइकिल खत्म हो रही है उसके बाद और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक डिजीज होती है एंडोमेट्रोसिस, वो उसकी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल एक्सीलेंट। ये सवाल जो है वो मेरा मतलब माइंड में आ रहा था। काफ़ी ख़वातीन जो होती हैं वो मुझसे भी सवाल करी होती हैं। एसिटामिनोफेन के लिए मैं पूछना चाहूँगी, दैट्स नॉर्मल, हम ले सकते हैं? एसिटामिनोफेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बहुत सारी ख़वातीन जो हमारी ट्रेडिशनल ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहती हैं कि मेडिसिन नहीं लें और एसिटामिनोफेन ना लें,
पेन किलर्स ना लें, पर डॉक्टर साहबा मैं आपसे ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, क्या देखिए कोई भी पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जिंदगी में कोई दर्द भी जो है ना, उस दर्द का इलाज जरूर करना चाहिए, चाहे वो आपकी जिंदगी के अंदर हो या वो पीरियड का पेन हो। बिल्कुल सही तो बात है मेरे कि ख्याल कोई से भी जिंदगी में जो है ना कोई पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसका हल जरूर निकालना हल चाहिए। निकालना चाहिए। तो बहुत- उसके लिए आप डॉक्टर को विजिट करें, वो आपकी एप्रीहेंशंस को सॉल्व आउट कर देगा कि भाई पेन किलर लेने से, हाँ पॉन्स्टैंट फोर्ट का ये है कि इट हैज मतलब क्योंकि बिकॉज उसका ये होता है कि वो फ्लो डिक्रीज कर देता है। तो हाँ पॉन्स्टैंट फोर्ट अगर आपको फ्लो ज्यादा है और पेन है तो उसके लिए तो पॉन्स्टैंट फोर्ट बेस्ट होती है, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड जो होता है। लेकिन हाँ अगर सिर्फ पेन है तो सही है, एसिटामिनोफेन है, ये आप ले सकते हो। अच्छा ओके। और और mood उसके साथ swings- जो है एंटी स्पास्मोटिक्स आती हैं, डेट्रोवेरिन आती है, वो भी ले सकते हैं। ओके ओके, मीन्स के आपका कहना यह है बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट कि अगर कोई लड़की तकलीफ बर्दाश्त कर रही है तो शी कैन टेक मेडिसिन, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। सही। अच्छा मूड स्विंग्स के लिए क्या कहेंगी? बहुत सारी खवातीन जो होती हैं उनके मूड स्विंग्स, और एक तो होता है कि बहुत लाइट से होते हैं, लाइटर मूड में कि बस थकावट है, थोड़ा बात करने का दिल नहीं चाह रहा, बट कुछ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाती हैं और वो चाहती भी नहीं है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें मिसहैप हों। उसके लिए क्या हार्मोनल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है या उनकी जेनेटिकल डिसऑर्डर है क्या? बेसिकली आपकी जिस्म के अंदर दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। डॉक्टर साहबा ये हार्मोन से रिलेटेड मैं आपसे बात करती हूँ, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अमरीन, कौन से शहर से बात मेरे करिए? ना 3 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, मेरे ना अंडे नहीं बढ़ते। आपकी शादी को हो गए हैं 3 साल, ठीक है? हाँ। और आपकी जो है वो आपके बच्चे नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ठीक है, मतलब एज भी बता दें। मेंसेस है ना, हर महीना आते हैं मेरे। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे। जी डॉक्टर साहब आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी हो गई होगी 30 साल तो हो गई होगी। 30 इयर्स है। और आपके हस्बैंड की? हस्बैंड की हमारी 30 से ऊपर 35 होगी। 35 होगी। 35-36। अच्छा। मेरे ना अंडे नहीं बढ़ते। अंडे नहीं जो बनते, होते हैं ना- टेस्ट करवाएं आपने? हाँ मैंने टेस्ट कराया और मेरे ना मियाँ का पानी भी पतला है। वो कहती है डॉक्टर ने आपके मियाँ के मसला है, आप में नहीं है। नहीं, अगर आपके अंडे नहीं बन रहे तो आप में भी मसला है और आपके हस्बैंड में भी मसला है। तो दो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें दोनों में मसला होता है तो उनको ज़रूर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर्स जैसे सेंटर्स को विजिट करना चाहिए ताकि हम आपका प्रॉपर इवेल्युएशन करें। और अगर आप 3 साल से दवाइयों के ऊपर हैं तो अब आपको दवाइयों से ज़्यादा चीज़ें लाइक IUI होता है कि आपके शौहर का पानी आपके जिस्म के अंदर डाला जा सकता है। आपको IVF, अगर सब प्रॉब्लम, अब अगर हम IUI के 2-3 साइकिल्स ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर हम IVF की तरफ भी जा सकते हैं अगर आप नॉर्मल मेडिसिन ले चुकी हैं। पहले तो हमें सबसे पहले इवेल्युएट करना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। ओके। और उसके लिए जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि आपको विजिट करना पड़ेगा किसी भी सेंटर में जो IVF स्पेशलिस्ट होते हैं। स्क्रीन पर भी मौजूद हैं नंबर और एड्रेस, आप जा सकती हैं और जो है कंसर्न कर सकती हैं। डॉक्टर साहब हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पर थे कि इनिशियली जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। हाँ, तो ये बेसिकली जो ये होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें आपको मूड स्विंग्स होते हैं। PMS जिसको हम कहते हैं। हाँ PMS, बिल्कुल PMS कहते हैं। PMS इज बेसिकली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द बॉडी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है तो आपको ल्यूटल फेस ऑफ द साइकिल यानी सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में आपके मूड स्विंग्स स्टार्ट होते हैं। उसमें मूड स्विंग होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ठीक है, और आपकी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस आती है, आप उठ नहीं पाते हैं, आपकी काम की एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट नहीं होता। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए हम मेंस्ट्रुअल डायरी पेशेंट को मेंटेन करने का बोलते हैं। हम उसको एक चार्ट देते हैं, क्वेश्चनेयर देते हैं कि हर दफा उसको वो डायरी को मेंटेन करना है कि तुम्हें मूड स्विंग हुआ, ब्रेस्ट टेंडरनेस हुई, तुम्हें जो है वो ऐसा हुआ कि काम की एफिशिएंसी हुई, कॉन्स्टिपेशन हुई, ये सारी अगर सिम्टम्स उसके आ रहे हैं तकरीबन 6 मंथ्स तक, तब हम उस पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, शी इज बेसिकली इफेक्टेड विद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, पर एक ब्रेक की जाए, चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आईवीएफ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो ख़वातीन परेशान हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से परेशान है या फिर किसी भी वजह से उनको कंसेप्शन में इशू होता है, कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो हम आज एक बहुत माहिर डॉक्टर से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस इश्यूज़ और किस तरीके से इन मसाइल का हल हो सकता है। वैसे साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से भी आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किस तरीके से आप जो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हम लोग जो है किस तरीके से फ़ास्ट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। जी डॉक्टर साहिबा, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे रिगार्डिंग प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं फिर से कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। वैसे भी आपने बताया है कि लाइफ को अपनी थोड़ी सी लाइफ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, डाइट मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, पर मेडिसिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? मेडिसिन के हवाले से जो बेसिकली आजकल इवनिंग प्रोमोज ऑयल है, वाइटस एक्टिस है, इनका रोल है पीएमएस में, और साइको सोशल थेरेपीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो SSRIs जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, जो ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, उनमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स पीएमएस को भी ट्रीट करते हैं। ओके अच्छा, ये पीएमएस के लिए जो है ये नहीं होता पीएमएस के वो सिर्फ पीरियड के पहले या पीरियड में लेना है, उसको पूरा ट्रीट करना होता है ओवरऑल आपके मेंटल। बेसिकली ये दीज हार्मोन्स आर अफेक्टिंग योर मूड, तो इन हार्मोन्स को ही बेसिकली आपको ट्रीट करना है। तो यही है ना डॉक्टर साहब। तो इसमें समटाइम्स हम GnRH भी देते हैं, समटाइम्स हम ओवेरियन हार्मोन्स भी देते हैं, साइक्लिकल हार्मोन्स भी देते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों का मसला एक ये भी है हमारे मैं अपनी सोसाइटी को कुछ बुरा भला तो नहीं कहना चाह रही, बट एक मसला हमारे साथ ये भी है कि एक तो हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, दूसरा जो हमें हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, और फिर हम सारी बात कर देते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि जो भी ट्रीटमेंट करवाने हम जा रहे होते हैं तो हम सब्र नहीं करते कि एक टाइम है 3-4 महीने के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू होता है। और दूसरा अवेयरनेस की वही बात है, 1 महीना दवाई ली और फिर क्या करते हैं कि हमने वो दवाई छोड़ दी, क्यों? क्योंकि हमें कोई इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि कितना सब्र करना पड़ता है? हाँ, स्पेशली इनफर्टिलिटी के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो बहुत पेशेंस चाहिए आपको, ठीक है? पेशेंस भी चाहिए और आपको हिम्मत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेशेंट जो ज़्यादातर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर के अंदर जो बिलावल चौरंगी के पीछे, उसमें हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हम इनकाउंटर करते हैं वो ये होते हैं कि वो पेशेंट बहुत ओबीस्ड होते हैं। अब अगर आपका 100 kg वेट है तो मैं 10 IVF भी कर लूँ ना तो वो फेल हो जाएंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, आईवीएफ से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं और थोड़ा हार्मोनल डिस्बैलेंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर अदीला हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आईवीएफ से रिलेटेड अब थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने ट्रीटमेंट को और ये सब चीज़ों को भी बात कर ली है। आईवीएफ क्या किस तरीके से होता है, बहुत सारे आवाम को नहीं मालूम। और एक और मिथ जो हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है कि हमारा एग जो है वो किसी और का एग लेके हमारे अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर ये सारी चीज़ें, जबकि पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ना कि आप कोई किसी और का एग या किसी और का स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हो बॉडी में। तो ये भी हमारे आवाम की तरफ इसमें जो है, इसमें ये है कि बेसिकली जो भी चीज़ बेसिकली हम IVF को स्टार्ट करते हैं कि हम आपको पहले साइकिल्स में हार्मोन्स देते हैं, पहले उन साइकिल्स को कंट्रोल करते हैं, फिर हम आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं कि आपके अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ किसी पेशेंट के जैसे ओवेरियन रिजर्व्स कम हैं, उनके भी हम एग बना लेते हैं मेडिसिन दे के आर्टिफिशियली। जब वो आप बन जाते हैं तो हम एक करते हैं, हम उसका फॉलिकल्स को जो है वो हम निकाल लेते हैं उनके बॉडी के अंदर से, उनके ओवरीज में से। ठीक है। इसके बाद वो निकाल के फिर हम उसको हमारे पास स्पेशल लैब्स है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, उसके अंदर जो बिलावल चौरंगी के पीछे, उसके अंदर जो है बहुत सारे
मतलब उनकी लैब में स्पेशल वो जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर हम वो एग को फॉलिकल्स को हम रखते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम हस्बैंड का जो सीमेन का सैंपल होता है वो भी ले लेते हैं। फिर हम लेबोरेटरी में दोनों को एमलगमेट करते हैं, ओह फर्टिलाइज करते हैं। एक्सीलेंट। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की चीज होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो IVF होता है, दिस इज द जस्ट अ बेसिक प्रोसीजर। ओके डॉक्टर साहबा, एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, सनोबर। मैं सनोबर बात कर रही हूँ कोरंगी से। ठीक है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो अभी मैंने देखा है कि आप बेओलान जोड़ों का इलाज कर रही हैं। जी जी, सवाल करें। जी, मेरा मसला ये है, मुझे हार्मोन्स मेरे बहुत हाई हुए हैं। 94 है मेरा हार्मोन्स ना। आपकी और उम्र उसके क्या अलावा है सनोबर? मेरी एज 23 है। 23 है। ओके, और डॉक्टर जी। साहबा भी आपसे सवाल करेंगी। डॉक्टर साहबा, अच्छा, 94 कौन सा हार्मोन है आपका? हार्मोन्स लेवल डॉक्टर्स कहते हैं FSH जो है ना मेरे, वो बहुत हाई है। ओके, अब मुझे बताएं आपको पीरियड आता है? नहीं, पीरियड्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। कितने साल से पीरियड बंद हो गए? मैंने शादी स्टार्ट होने से पहले मैंने प्रीमोलॉट N खाई थी, अच्छा, तो उस वजह से मुझे पीरियड्स बिल्कुल मेरे डिस्टर्ब हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं आते। मेडिसिन अच्छा, लेती कितने हूँ। साल से आपको पीरियड तो बंद है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। 5-6 साल से। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो ये तो इसका मतलब FSH बढ़। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल सनोबर। हम आपको लाइव जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, अब जरा बताइएगा इनको। अब ये देखें, ये दिस इज द सेम स्टोरी जिसमें हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। Okay. कि अगर FSH जैसे FSH के लेवल्स होते हैं, हमारा बेस्ट जो हम चाहते हैं कि फर्टाइल कपल्स का जो FSH होना चाहिए वो 7 तक होना चाहिए। ओके। ठीक है, 7 या मैक्सिमम चलो 9 तक। 15 पे आ गया आपका FSH तो इसका मतलब है इम्पेंडिंग फेलियर में चले गए आप। 40 पे वी लेबल द पेशेंट कि शी इज नाउ मेनोपॉजल। अब जैसे ये पेशेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है था इनको थायराइड भी हो, TSH, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि थायराइड जो एंटीबॉडीज रिलीज करता है वो ओवेरियन हार्मोन्स को या ओवेरियन सेल्स को, फॉलिकल्स को डैमेज कर देती हैं। Okay. और ये एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी भी रिलीज करती हैं। ओके, मेरे ख्याल से तो डॉक्टर साहबा इनको आपके पास आके आपसे कंसल्ट बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए। उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उज़मा, कहाँ से बात करी, कौन से शहर से बात करी हैं? मैं नॉर्थ कराची से बात कर रही हूँ। मेरे लिए भी औलाद का मसला है। मेरी शादी को 6 साल हो गए, ओके। मगर अभी तक कोई आपकी औलाद का मसला शादी को 6 इयर्स हो चुके हैं और आपकी उम्र क्या है उज़मा? नहीं। मेरी उम्र 35 है। डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवालात करेंगी डॉक्टर साहबा। अच्छा, 6 साल हो गए, तो इसके दौरान आपने क्या इलाज किया है? डॉक्टर के पास अब नहीं है? इलाज बहुत किए। मेरी रिपोर्टें काफी हद तक बिल्कुल ठीक आती हैं। एग ठीक है। वगैरह भी ठीक होते हैं। फिर वो बनते वो फिर कहती है कि मेच्योर नहीं हो रहे। मगर हस्बैंड की जो रिपोर्ट है ना, वो हमेशा खराब आ रही है शुरू से। अच्छा। यानी उनके जो जरासीम वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा कम आते हैं। अच्छा। किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो कहते हैं कि हो जाएगी, कोई कहता है कि नहीं होगी। अच्छा, सही। अब जी। इसके लिए इस 6 साल की इनफर्टिलिटी है तो आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में जो बिलावल चौरंगी के पीछे है उसमें आपको विजिट करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट प्रॉब्ली आप जो स्पेशली यू आर द कैंडिडेट ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका ICSI होना चाहिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको कहते हैं। Okay. दिस इज ये IVF जो होता है ना, सबसे प्रिमिटिव है, ओके। जिसमें हम ये करते हैं कि स्पर्म और ओवा को छोड़ देते हैं एक मीडियम में और वो खुद मेटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ICSI होता है उसमें 100% प्रेगनेंसी होती है। क्यों? इसलिए कि हम स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं इन द सेल ऑफ इन द ओवम। ओके, तो इसलिए हमें एक स्पर्म चाहिए होता है। तो अगर स्पर्म काउंट कम होता है, पहले हम IUI ट्राई, अगर बहुत कम स्पर्म में अब डिपेंड करता है कि उनमें स्पर्म में और क्या प्रॉब्लम्स है। अगर एबनॉर्मेलिटी भी ज्यादा है फिर तो ये ICSI ही होना चाहिए इसका। Okay. वरना हम 1 साइकिल या 2 साइकिल IUI ट्राई कर सकते हैं कि प्री वॉश स्पर्म्स जो है हम इंजेक्ट कर दें, तो वो ट्राई करके देखते हैं। वरना इन ऐसे पेशेंट का जिनमें स्पेशली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर ICSI। ओके। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बहुत सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं वो मतलब मेरे ख्याल से जो स्पेशल सेंटर हैं आप बता रही हैं उसमें होना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे भी मतलब डॉक्टर्स हैं जो जनरल फिजिशियन है और ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उससे क्या नुकसान होता है फिर? उससे देखें, जो इनजुडिशियस यूज ऑफ ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती है, फर्टिलिटी ड्रग्स,
तो हमारे लिए तो कुछ रहता ही नहीं है ना, हम तो उससे ट्रीट ही नहीं करते। अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। फर्टिलिटी सेंटर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में पेशेंट एंटर हुआ ना, तो हमने उसका सेकंड, क्योंकि वो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो 12 दफा और पूरे सालों साल से वो ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स लेते हैं, उसका इनजुडिशियस यूज कर देते हैं और पेशेंट को क्लोमिफेन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब ये हो जाती है कि ओवुलेशन इंडक्शन रेजिस्टेंट ड्रग्स, मतलब ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो फिर ड्रग्स तो उनके लिए होती ही नहीं है ना, ड्रग्स तो ये हाँ, उनको पता नहीं होता कि किस टाइम पे कब देनी चाहिए वो ड्रग, फिर उसके साथ कॉम्बिनेशंस किस तरह देना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन होते हैं एग्स बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, और अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होना चाहिए तो उसका लैप्रोस्कोपी भी होना चाहिए। अच्छा, वो भी हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में ऑफर कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब जरा ये बताएगा, ये जो भी आप ड्रग्स एंड आप ट्रीटमेंट का बता रही हैं या फिर जो भी प्रोसीजर्स बता रही हैं, क्या ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी अफोर्ड करना बनता है? लाइक कोई भी आम शहरी जा रहा है, आ रहा है आप लोग के पास, तो क्या आप उसके लिए कोई डिस्काउंट पैकेजेस या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो मतलब कोई आम बंदा लाइक चाहे और वो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि ट्रीटमेंट करवाने की, क्या इतना अफोर्डिंग है ये आपका ट्रीटमेंट? नहीं, एक्सपेंसिव तो ये 100% है। और आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो कोविड की वजह से हर चीज़, इस जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही है। ओके, बेसिकली ना वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से इंपोर्ट, ऑब्वियस बात है, वो आप लोगों को ही जो, अब जैसे साइकोलॉजिस्ट की बात है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये पहले जो उसकी प्राइस थी उससे डबल हो गई है, क्योंकि इंपोर्ट भी महंगा हो गया है, चीज महंगी हो गई, एक्सपेंसिव हो गया, हर चीज एक्सपेंसिव हो गई है। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो एक एक्सपेंसिव वो है। ओके, ठीक। तो मतलब कि अगर लेट्स सपोज कोई बहुत ही, मेरे ख्याल से तो लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम्स किए तो कुछ डिस्काउंटेड भी ऑफर कर रहे होते हैं आपके? हाँ, डिस्काउंट होते हैं। स्पेशली हम लोग जो है वो फ्री कंसल्टेशन तो ऑफर करते ही रहते हैं, हमारी हर वक्त ही होती रहती है, और डिस्काउंट पैकेजेस भी ऑफर करते हैं। डिस्काउंट पैकेजेस भी ऑफर करते हैं ताकि जो है वो हर मिडिल क्लास फैमिली का या फिर वो बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी जाहिर सी बात है कि कोशिश तो कर ही सकता है कि वो जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए और कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट मिले उसमें। और सबसे पहले डॉक्टर साहबा जो है वो ये, चला आप जो बता रही हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम पर आकर ने आपने जो है वो इंजेक्ट किया। शुरू में जो मसले आते हैं, जो मतलब इनिशियली हार्मोनल चीज़ें आती हैं, उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल गायनाकोलॉजिस्ट या फिर आप जो IVF बेसिक ट्रीटमेंट में बताऊं, जो बेसिक इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। आपका BMI सही नहीं होगा, आपको पीरियड सही नहीं आएंगे। आपका BMI बहुत कम होगा तो भी सही नहीं आएंगे, आपको बहुत ज्यादा होगा तो भी सही नहीं आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो एक्सरसाइज एंड डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ओके, जैसे आपको खाना है, मतलब लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, आजकल लेनी है आपको लो कार्ब डाइट चाहिए, क्योंकि हम लोग वो जमाने में नहीं है। पहले भाई गाँव में खवातीन रहती थी, वो चलती फिरती थी। अब हमारे घर के, अब कराची के घर कितने कॉम्पैक्ट घर हैं, इतने से तो घर हैं, उसमें वो उनकी क्या एक्सरसाइज हो रही है, खाना पका रही है, ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर रही है, वो भी घर छोटा है तो कम कर रही है ना। और जो आपने बेसिक हाउस होल्ड कोर्स होते हैं ना, वो उनका ये चीज होती है कि वो आपका स्टेमिना उतना बिल्ड हो चुका होता है, आपको वेट लॉस के लिए उससे ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत हर चीज के लिए मेहनत दरकार है ना, जो हमारी खवातीन नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा वो बोलती नहीं, आप दवाई देते हैं वजन में कम नहीं कर सकती, या कर लूंगी नहीं। जब ट्रीटमेंट की आपने एफिकेसी देखनी है ना, तो आपने वजन कम करना है। आपको मैं बताऊं कि पेशेंट जो PCO की आती है मेरे पास, अक्सर उनका BMI ज्यादा होता है। सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज से 15% अपना BMI कम करेंगे, आपके पीरियड रिज्यूम हो जाएंगे और प्रेगनेंसी रेट 35% इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और फिर इसके बाद जब देखें, अगर 100 पे मैं IVF करूंगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन लेस देन 80-70 पे करूंगी तो उसके एफिकेसी ज्यादा अच्छी आएगी। अगर मैं सिर्फ IVF की भी बात करूं तो उसके लिए भी हमें वजन कम चाहिए,
वरना जो है ना एनवायरनमेंट आपकी बॉडी का हॉस्टाइल होता है। आज आके डॉक्टर साहिबा यही बात है कि आपने वजन जो है ना वो कम ही करना है। वैसे वो हमारी मेडिकल में कहते हैं ना कि दिल की मर्ज से बचने के लिए आपने वजन कम करना है, आपको जो है वो और भी जितने औलाद के लिए भी वजन कम करना है, औलाद पैदा करने के लिए भी कम करना है। अच्छा, बिल्कुल। आप हमारे व्यूवर्स को बड़ी अच्छी बातें बता चुकी हैं। एक लास्ट मैसेज दे दें जो उनके लिए अच्छा हो। और बहुत सारे लोग जो है, मैं वही कह रही हूँ कि समझदार नहीं है, थोड़ा बहुत उनको समझ आ जाए कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से सब्र करना चाहिए। हमारे जो कम्युनिटी है ना उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही जल्दी प्रेजेंट करते हैं फर्टिलिटी इश्यूज को लेके, और एक है जो बहुत लेट करते हैं। आपको जैसे ही शादी से 2 साल आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आपको फौरन हॉस्पिटल आना चाहिए और आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए। प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी सेंटर है, यहाँ पे फ्री कंसल्टेशंस भी होती हैं। यहाँ पे आके आप दिखाएं, इदारे में दिखाएं, और हम आपको इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि आप में, कितनी दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं देते और पेशेंट ऐसे ही बेसिक काउंसलिंग के बाद ही पेशेंट कंसीव कर लेता है। तो आपको अवेयरनेस के लिए ज़रूर विजिट करना चाहिए। और अगर आगे भी एक्सट्रीम सिचुएशन भी हैं तो हो सकता है, देखें आजकल फर्टिलिटी सेंटर्स जो जैसे IVF का जो है, हमारे यहाँ पहले इतना बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट नहीं था। नाउ इट्स राइजिंग टू 37 to 40%। Excellent। और हमारे पास लोग बाहर से कराने आ रहे हैं क्योंकि कनाडा, अमेरिका इधर इतना एक्सपेंसिव है और हमारे पास बहुत सस्ता है उसके मुकाबले में। तो आप सोचें कि इतनी हमने अच्छी तरक्की कर ली है इसके अंदर कि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। और मतलब मेरे ख्याल से तो अगर आप औलाद जैसी अनमोल चीज़ के लिए इंसान को पूरी एफर्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को बताई। आई होप सो कि आप डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का और सबसे ज़्यादा अपनी जो वज़न है उसका ख्याल रखें, बढ़ने ना दें। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।